तो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई श्रम योजना कार्ड के बारे में कि ई श्रम योजना क्या है। और जैसा कि आप सभी ने, बहुत सारे लोगों ने प्रीवियस की वीडियो मैंने बनाया था, उस पर कमेंट किया था और इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों ने मैसेज किया था कि सर इसमें वीडियो बना दीजिए, कौन कौन इसके लिए पात्र है, क्या दस्तावेज लगने वाले हैं। और इसके सबसे ज़्यादा तो इस पर आया था कमेंट कि इसके फ़ायदा क्या क्या मिलने वाले हैं, कि हम इस श्रम कार्ड के लिए क्यों बनवाएं, इसका फ़ायदा हमें क्या होने वाला है। तो इसमें हम पूरे डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो साथियों, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड और अपने दोस्तों के चाहने वालों के साथ। तो आइए बताते हैं आपको ई श्रम योजना क्या है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह एक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई एक योजना है, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सीधा लाभ देने के उद्देश्य से केंद्रीय स्तर पर डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। सो गाइस, यहाँ पे ये जो है, ये आप लोगों के जितने भी लोग यहाँ पे हमारे मजदूर है असंगठित क्षेत्र के, उन लोगों का डाटा सरकार द्वारा इकट्ठा किया जाता है कि सरकार यदि कुछ देना चाहे भविष्य में आप लोगों को तो वहाँ से आसानी से दे सके। जैसा कि यहाँ पे आगे आपको बता देते हैं, ई श्रम योजना के अंतर्गत देश के लगभग 43 करोड़ असंगठित क्षेत्र के कामगारों को ई श्रम कार्ड तैयार किया जाएगा, जिसके माध्यम से इन्हें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाया। सो ई श्रम योजना क्या है? वास्तविक में केंद्र सरकार द्वारा की गई एक ऐसी योजना है जो देश में मौजूद हर एक असंगठित क्षेत्र के कामगारों का डाटा इकट्ठा रखने का काम करेगा। वास्तविक रूप से यह एक नेशनल डाटाबेस रहेगा, जिसके अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में काम करने की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करेगी। के तहत रजिस्टर्ड होने के बाद असंगठित क्षेत्र के कामगारों को केंद्र सरकार अर्थात राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए कोई भी सुचारू या संचालन रूप से कोई भी मदद यदि कामगारों को देनी है तो जो लोग श्रम कार्ड बनवाए होंगे उन्हीं को इसका फायदा मिलेगा। तो आपको आसान शब्दों में बताया जाए तो यदि जैसा कि कोरोना टाइम पे आप लोगों को सरकार पैसा देना चाहती थी तो उसके पास डाटा नहीं था कि कौन कौन यहाँ पे श्रम मजदूर है, कौन कौन नहीं है, तो इसीलिए सरकार इसे स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोग जिन लोगों का भी श्रम कार्ड बनवाए रहेंगे उन लोगों के खाते में यदि आप सरकार चाहती है 1000 रुपये देने तो 1000 रुपये भेज सकती है। तो यही है इसका ओवरऑल जो रिव्यू। आगे बताते हैं कौन कौन इसके लिए पात्र है। ये असंगठित क्षेत्र क्या होता है और संगठित क्षेत्र क्या होता है, कौन कौन इसमें आते हैं। साधारण शब्दों में आपको बताएं तो संगठित क्षेत्र यानी एक ऐसा क्षेत्र जिसका कोई संगठन नहीं है, यानी साधारण शब्दों में आपको किसी भी प्रकार की सैलरी काम करने के लिए नहीं मिल रही है, आप कुछ ऐसे काम से जुड़े हैं जिसके अंतर्गत आपके पास हमेशा काम नहीं रहता है। संगठित क्षेत्र निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों से मिलकर बनता है जो नियमित वेतन पर लग्दी या अन्य प्राप्त करते हैं, जिसमें भविष्य निधि और ग्रेच्युटी के रूप में अवकाश के लिए सामाजिक सुरक्षा शामिल होते हैं। यानी आप संगठित क्षेत्र से आते हैं तो आप ई श्रम योजना के अंतर्गत एक लाभार्थी नहीं हो सकते हैं, और आप असंगठित क्षेत्र से आते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको बताते हैं कौन कौन इसमें असंगठित क्षेत्र होते हैं। तो आइए आगे आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित, जैसे कि आप छोटे और सीमांत किसान हैं तो भी आप असंगठित क्षेत्र में आते हैं, और ये आप एक कृषि मजदूर हैं, और आप एक कृषि मजदूर हैं तब भी आप असंगठित क्षेत्र में आते हैं, और आप शेयर क्रॉपर्स या मछुआरे हैं, पशुपालन में लगे हैं, पशुपालन में जितने लोग लगे हैं वो भी असंगठित क्षेत्र से आते हैं। बीड़ी रोलिंग जो भी काम करते हैं यहाँ पे, लेबलिंग और पैकिंग यानी फैक्ट्रियों में जो लेबलिंग और पैकिंग का काम करते हैं वो लोग भी असंगठित क्षेत्र से आते हैं। भवन और निर्माण श्रमिक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, ये लोग भी असंगठित क्षेत्र से यहाँ पे आते हैं। चमड़े के कर्मचारी, ये भी बुनकर, बढ़ई, नमक कार्यकर्ता, ईंट भट्टों और पत्थर की खदानों में काम करने वाले मजदूर, आरा मिल में काम करने वाले मजदूर। तो मैंने यहाँ पे जितने लोगों का नाम बताया ये सभी असंगठित क्षेत्र से आते हैं। ये लोग यहाँ पे ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं ताकि कोई भी सरकारी योजना है तो उसका लाभ आप ले सकें। आगे बात करते हैं इसमें क्या क्या आपके दस्तावेज लगने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं ई श्रम पोर्टल के लाभ एवं विशेषताएं क्या क्या आपको मिलने वाली है। केंद्रीय रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी द्वारा 26 अगस्त 2021 को श्रम पोर्टल की लॉन्चिंग की गई। इस पोर्टल पर देश के लगभग 47 करोड़ असंगठित क्षेत्र के किसानों का डेटाबेस उपलब्ध रहेगा, जिसे केंद्र सरकार जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकती है। देश के सभी और संगठित क्षेत्र में पंजीकृत श्रमिकों को हर प्रकार के सरकारी लाभ एवं सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, जिसके लिए उन्हें पुनः रजिस्टर्ड करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आपने एक बार ई श्रम पोर्टल पे ऑनलाइन कर लिया है और ई श्रम कार्ड आपने बनवा लिया है तो वही आपका आजीवन रहने वाला है। ई श्रम योजना के अंतर्गत मजदूरों की जेड रेडी, पटरी वाले एवं घरेलू कामगारों को एक साथ जोड़ा जाएगा। उन्हें इस प्रकार से विकसित करने के ऊपर कार्य किया जाएगा। ई श्रम पोर्टल पर
सभी पंजीकृत श्रमिकों का ई श्रम कार्ड बनेगा, जिसमें 12 अंकों का एक यूनिक नंबर रहेगा। जैसे आपका आधार कार्ड का 12 डिजिट का नंबर होता है, वैसे ही आप लोगों को ई श्रम का आपका 12 नंबर का आप उस पर पोर्टल पर डालोगे तो आपको पूरा डेटा वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी सरकार के पास। तो आप लोग ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई जरूर कर दीजिएगा, जितने भी हमारे असंगठित क्षेत्र के मजदूर भाई हैं और श्रमिक भाई हैं। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत होने के बाद सभी श्रमिकों को 12 अंकों का एक यूनिक डिजिट नंबर मिलेगा, ई श्रम कार्ड नंबर कहा जाएगा, जिसको आपका ई श्रम कार्ड नंबर जैसे कि आधार नंबर होता है वैसे ही आपका ई श्रम कार्ड नंबर कहा जाएगा और इसे प्रदान किया जाएगा जो पूरे भारत में मान्य रहेगा। यूएन कार्ड बन जाने के बाद सभी श्रमिकों को उनके कार्य और कौशल के आधार पर बांट दिया जाएगा ताकि उन्हें सरकार आसानी से रोजगार प्रदान कर सके। मौजूद डेटाबेस के आधार पर केंद्र सरकार को श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं लॉन्च करने एवं उनका संचालन करने में सहायता मिलेगी। सो गाइस, यहाँ पे आपको बता दें कि आपको इसमें अप्लाई क्यों करना चाहिए। जैसे कि असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, इसमें आप अप्लाई करते हैं तो सरकार की कोई भी योजनाएं आती हैं केंद्र सरकार की तो उसमें आपका यहाँ पे बेनिफिट जरूर मिलने वाला है। क्योंकि जैसा कि कोविड के समय में बहुत सारे हमारे श्रमिक मजदूर जो प्रवासी मजदूर थे उन लोगों को सरकार यहाँ पे डाटा नहीं थी सरकार के पास कि कितने यहाँ पे प्रवासी मजदूर हैं, श्रमिक हैं, तो उन लोगों को पैसा यहाँ पे सही से नहीं मिल पा रहा था सरकार का। इसलिए सरकार इसको देखते हुए यहाँ पे ई श्रम कार्ड बनवा रहे ताकि भविष्य में यदि कोई ऐसा आपत्ति आती है, कोई महामारी आती है, चाहे कुछ भी आता है तो उसमें आप लोगों को यहाँ पे जो भी डाटा सरकार जो भी बेनिफिट देना चाहती है वो डायरेक्ट आप लोगों को दे सके, इसीलिए श्रम कार्ड बनवाया जा रहा है। तो आप लोग श्रम कार्ड के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा गाइस। आगे बात करते हैं ई श्रम कार्ड योजना में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। मापदंडों को यहाँ पे पूरा करने के लिए आवेदनकर्ता की उम्र 15 साल से 59 वर्ष के बीच आपकी होनी चाहिए। आवेदनकर्ता आयकर दाता नहीं होना चाहिए, यानी कि आप कर नहीं भर रहे हो वैसे आपको होना चाहिए। और आवेदनकर्ता यहाँ पे ईपीएफओ या ईसीआई का सदस्य नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपको कोई पेंशन यहाँ पे ना मिल रहा हो, जैसे कि कितने लोग होते हैं उनको पेंशन मिलता है तो वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आवेदनकर्ता और संगठित क्षेत्र का कामगार होना चाहिए। आवेदनकर्ता यहाँ पे गाइज कोई भी, यानी कि जो मैंने ऊपर बताया था कि कौन कौन से असंगठित क्षेत्र से आते हैं उसमें होना चाहिए। यहाँ पे बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन और दस्तावेज क्या क्या होने वाली है। तो अनिवार्य दस्तावेज में यहाँ पे आपका आधार नंबर का उपयोग करना अनिवार्य है। ई-केवाईसी यहाँ पे करना, जैसे कि यहाँ पे आपका ओटीपी आएगी, फिंगरप्रिंट, आंख की पुतली, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे ठीक करनी है। और ऐच्छिक डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ पे शिक्षा का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, व्यवसाय प्रमाण पत्र, कौशल प्रमाण पत्र, यहाँ पे आप लोग कौशल जरूर अपना डालना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको उसी के हिसाब से यदि भविष्य में कोई योजना आती है तो आपको उसी हिसाब से आपको काम दिया जा सकेगा यदि कोई, क्योंकि वहाँ पे आपको यदि आप बढ़ई हैं तो बढ़ई का आप डाल दीजिएगा कि कारपेंटर का काम करते हैं, यदि आप पेंटर हैं तो पेंटर का डाल दीजिएगा। आप कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पे मेंशन जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इसी हिसाब से भविष्य में यदि कोई भी योजना आती है, चाहे कुछ भी होता है बेनिफिट लेने के लिए, तो आपको कैटेगरी वाइज से ही आपका जो जिसमें आप कुशल हैं उसी के हिसाब से आपको काम दिया जाएगा गाइस यहाँ पे। तो ये मेंशन करना मत भूलिएगा कि आप किसमें निपुण हैं, कौन से काम में आप एकदम बिल्कुल भी सक्षम हैं किसी काम को करने में। तो इसके महत्वपूर्ण कार्ड के बारे में जो है ई श्रम कार्ड का मैं महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देता हूँ कि क्या इसके महत्वपूर्ण फायदे आपके होने वाले हैं। यूएन कार्ड के फायदे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इनमें से एक महत्वपूर्ण फायदा हम उदाहरण से समझते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा कि कोरोना वायरस महामारी के वजह से देश में बेरोजगारी का आलम ऐसा हो गया था कि लोग भुखमरी का शिकार होने लगे थे। ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए कोरोना आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत बेरोजगार और प्रवासी मजदूरों से पंजीकरण कराने को कहा गया। बहुत सारे मजदूरों ने पंजीकरण कराया और उन्हें कोरोना वायरस की सहायता की रकम भी मिली, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मजदूर जिनके पास जानकारी नहीं थी, जिसके कारण से वे नहीं पहुंच पाए थे, तो योजना उन लोगों के पास नहीं पहुंच पाई थी। उन्होंने अपना कोरोना वायरस सहायता में पंजीकरण किसी कारण से नहीं करवा पाया, तो कोरोना वायरस का सहायता नहीं मिल पाया उन लोगों को। ऐसी ही स्थिति यदि कभी आती है तो केंद्र सरकार के पास आपका पंजीकृत डाटा होगा। आपने ई श्रम योजना अंतर्गत के पंजीकरण कराया है तो केंद्र सरकार को दे दिया है अपने डाटा, तो वहाँ पे सरकार के पास आपका डाटा रहेगी। उसका प्रयोग करके केंद्र सरकार या राज्य सरकार आपके सीधे जो आपकी राशि उसे जो भी सहायता करनी होगी वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर कर देगी। और ज़रूरत पड़ने पर समय पर आपको किसी प्रकार की यहाँ पे पंजीकरण करने की आवश्यकता भी आपको नहीं होती है यहाँ पे। तो ये महत्वपूर्ण फायदे हैं गाइस, तो आप लोग जरूर इसमें अप्लाई कर दीजिएगा, ई श्रम कार्ड जरूर बनवा लीजिएगा आप।
तो आपको यहाँ पे बता देते हैं कौन इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। संगठित क्षेत्र में लगे कोई भी क्षेत्र ई श्रम कार्ड के लिए पंजीकरण नहीं करवा सकते हैं, यानी कि जो लोग असंगठित क्षेत्र से हैं वही लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। संगठित क्षेत्र वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और जिन लोगों को यहाँ पे पेंशन वगैरह मिलती है वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। संगठित क्षेत्र में निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिक से मिलकर बनता है, जो नियमित वेतन, बड़ी लंबिया और अन्य लाभ प्राप्त करते हैं, जिनमें से कुछ को ईएसआईसी और ईपीएफओ की भी सुविधा उपलब्ध होती है, और ग्रेच्युटी के रूप में अवकाश और सामाजिक सुरक्षा मिलती है, को संगठित क्षेत्र में माना जाएगा, और आप यूएन कार्ड नहीं बनवा सकते हैं। यहाँ पे आगे आपको बता देता हूँ कि आपको कार्ड यहाँ पे कैसे बनवाने हैं। सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना होगा, उन्हें कहना होगा कि आप यहाँ पे ई श्रम कार्ड बनवाना चाहते हैं। तो कॉमन सर्विस सेंटर संचालक के द्वारा आपसे आपका आधार कार्ड संख्या पूछा जाएगा और कुछ जानकारी जैसे कि आपका पता इत्यादि के बारे में पूछा जाएगा। दस्तावेज के रूप में आपको कोई दस्तावेज की मांग नहीं की जा सकती है, जैसे कि आपको आय प्रमाण पत्र, आपका व्यवसाय प्रमाण पत्र, शिक्षा का प्रमाण पत्र। यदि आप कोई दस्तावेज नहीं भी देते हैं तब भी आपका पंजीकरण हो जाएगा, क्योंकि यह एक औपचारिक दस्तावेज है। कॉमन सर्विस सेंटर संचालक के द्वारा आपका पंजीकरण ई श्रम पोर्टल पर ऑनलाइन के माध्यम से कर दिया जाएगा और आपको ई श्रम कार्ड उसी वक्त डाउनलोड करके दे दी जाएगी। संचालक के द्वारा आपको ई श्रम कार्ड A4 साइज पेपर पर सादा प्रिंट करके दिया जाएगा, जिसके लिए आपसे केवल ₹1 भी नहीं ली जाएगी। यदि आप ई श्रम कार्ड कलर में आधार की तरह प्रिंट कर लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कॉमन सर्विस सेंटर संचालक को अलग से भुगतान करना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले ई श्रम पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट यानी e-shram.gov.in पर जानी होगी। वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने होम पेज खुलकर आ जाएगा। वहाँ पे आपको रजिस्टर्ड या ई श्रम का लिंक देखकर वहाँ पे आपको टैप कर देना है गाइस। यहाँ पे आपको बता दें कि यदि आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप खुद से भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें हैं भर सकते हैं, लेकिन CSC सेंटर से आप लोग जाकर भरवा लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई गलती ना करें आप, और आपको केवल यहाँ पे आधार कार्ड अपना लेकर के जाना है। तो आप लोग ई श्रम कार्ड बनवा लीजिएगा। मैंने उसका बेनिफिट बता दिया आपको, बेनिफिट क्या क्या होने वाले हैं, कौन कौन उसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और कौन असंगठित क्षेत्र से आता है और कौन संगठित क्षेत्र से आता है, इसके बारे में मैंने पूरे डिटेल्स में बता दिया है। आप लोगों का यही प्रश्न था कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कौन इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है, यही मेन क्वेश्चन था आप लोगों का। तो इस क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में मैंने दे दिया है। सो यदि आपका कोई आगे भी प्रश्न रहता है तो आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछेगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी प्रकार की कोई भी योजना, यदि सरकारी योजना आती है तो उसका जानकारी पाने के लिए, और आपका कोई भी प्रश्न होता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।